नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज की इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री का 11वां चैप्टर विद्रोही और राज। ये 1857 की क्रांति के बारे में है। इस क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन सी घटनाएं हुई, किस किस ने भाग लिया, अंग्रेजों ने दमन कैसे किया, विद्रोही क्या चाहते थे, और इसके काफ़ी सारे चित्र जो अंग्रेजी अखबारों में छपे उनके बारे में भी काफ़ी सारा विवरण इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। शुरुआत इस चैप्टर की 10 मई 1857 से की गई है, लेकिन 10 मई 1857 की पहले की कुछ घटनाओं के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, जिसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है मंगल पांडे का विद्रोह और उसको दी गई फांसी। अब उस घटना के पहले भी मैं शुरुआत करता हूं ताकि हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएं। 22 जनवरी 1857 को बैरकपुर की छावनी में आग लगाई गई, और क्योंकि उसमें चर्बी वाले कारतूस थे और जो भारतीय सैनिक हैं वो काफ़ी नाराज़ थे कि उनको ये शक था कि चर्बी जो है, ये जो कारतूस है, बंदूक में डालने वाली गोली है, इसके ऊपर का खोल है, ये गाय की मांस और सूअर के मांस से बनाई गई है। तो वहाँ पर आग लगा दी गई बैरकपुर की छावनी में। उसके बाद में जनवरी फरवरी के महीने में उत्तर भारत के बहुत सारे इलाकों में इस प्रकार की आग लगाने की घटनाएं छावनियों में हुई। अंग्रेजों ने काफ़ी जांच की कि ये आग कौन लगा रहा है, लेकिन उनको कभी भी पता नहीं चल पाया कि आग किसके द्वारा लगाई जा रही है। तो इन आगजनी की घटनाओं के बीच में ही 25 फरवरी की बात है कि 25 फरवरी को 19वीं देसी पलटन, या इंग्लिश में आप लिखेंगे तो नेटिव इन्फेंट्री, 19वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है उसको कारतूस दिए गए, लेकिन सिपाहियों ने कारतूसों को हाथ लगाने से इनकार कर दिया। तो काफ़ी अंग्रेजों को बुरा लगा कि ये क्या हो रहा है और उनको गुस्सा आया, लेकिन उन्हें देखा कि सारे सिपाही इसके खिलाफ है, तो वो ये सोचकर चुप रह गए कि इतने सारे सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, नहीं तो यहाँ पर विद्रोह हो जाएगा। फिर उन्होंने चुपके से 31 मार्च को वो पलटन तोड़ दी, यानी इस पलटन को हटा ही दिया पूरे सैनिकों को। फिर उसके बाद में 34वीं देशी पलटन है, उसने भी चुपके चुपके, इनकी मीटिंग्स होती थी इन पलटन्स की, ये जो भारत के सैनिकों की जितनी भी पलटनें थी उनमें मीटिंग होती थी। तो 34वीं जो देशी पलटन है, नेटिव इन्फेंट्री है, उसने भी विद्रोह के पक्ष में अपनी सहमति दे रखी थी और मंगल पांडे इसी के सिपाही थे। इसी प्रकार ये जो 19वीं देशी पलटन थी, इसका अपमान किया गया, इसको भंग कर दिया गया। इस अपमान को 34वीं पलटन को बहुत गुस्सा आया कि हमारे ही साथियों की एक सेना की टुकड़ी को भंग कर दिया गया है, तो वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। लेकिन इन पलटनों में जो नेता थे, जिनकी गुपचुप बैठकें होती थी चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए, उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी हमें एक्शन नहीं लेना है, हमें इंतजार करना है। लेकिन मंगल पांडे से रुका नहीं गया और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। परेड चल रही थी भारतीय सैनिकों की, अंग्रेज अफसर उनके सामने थे। मंगल पांडे अपनी परेड में अपनी लाइन से आगे आ गए और उन्होंने अपनी बंदूक में गोली भर ली, और गोली भरने के बाद में उसने आवाज़ लगाई सभी साथियों को कि अंग्रेज अफसरों पर आक्रमण करें। लेकिन उसके साथी उसके साथ नहीं आए, क्योंकि उनको उनके अफसरों ने कहा था कि हमें अभी किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं करना है, हम मौके की इंतजार करेंगे, सही मौके का, और फिर किसी विद्रोह को शुरुआत करेंगे। लेकिन ह्यूजसन नाम का एक सार्जेंट मेजर था, मंगल पांडे को उसने गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन भारतीय सिपाहियों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार नहीं किया। तो मंगल पांडे ने ह्यूजसन पर गोली चलाई और एक ही गोली में ह्यूजसन मारे गए। फिर वहीं पर उसी समय लेफ्टिनेंट बो, उनका नाम था बो, वो घोड़े पर थे। मंगल पांडे ने उनके घोड़े पर गोली चलाई, उन पर गोली चलाई थी, लेकिन वो घोड़े पर लगी, घोड़ा गिर गया, लेफ्टिनेंट बो भी गिर गए। वो उस पर गोली चलाने वाले थे कि मंगल पांडे ने तलवार लेकर उन पर हमला कर दिया और उनको मार डाला। तो इस प्रकार से उन्होंने 2 अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी। फिर एक और अंग्रेज साथी उनको पकड़ने की कोशिश करने लगा, तो पास में ही एक मंगल पांडे का साथी सिपाही था, उसने बंदूक का हत्था मारा उसके सर के ऊपर और उसका सर फोड़ डाला। तो इस प्रकार से 3 अंग्रेजों को गिरा दिया गया। फिर उसके बाद में कैप्टन व्हीलर आए घोड़े लेकर, और उन्होंने कहा कि सिपाहियों से कहा कि मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लो, लेकिन व्हीलर की बात किसी ने नहीं मानी। तो व्हीलर अपना घोड़ा लेकर कैप्टन हियर से, जो सेनापति थे हियर से, उनके बंगले की ओर भागे और हियर से को बुलाकर लाया, साथ में अंग्रेज सैनिक भी आए। मंगल पांडे को लगा कि अब अंग्रेज सैनिक आ रहे हैं, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, तो मंगल पांडे ने बंदूक की नोक अपनी छाती की तरफ की और गोली चला दी। हालांकि वो घायल हुए लेकिन मरे नहीं, बच गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। लेकिन अभी भी क्रांति शुरू नहीं हुई है। क्रांति की जो तारीख है वो क्रांति करने वाले नेताओं ने 31 मई रखी हुई है कि हमें क्रांति करनी है 31 मई को, उससे पहले विद्रोह नहीं करना है। सभी जगह हम खबर पहुंचा देते हैं, तब एक साथ हम आंदोलन करेंगे। लेकिन उससे पहले भी 3 मई को एक घटना घट गई।
क्योंकि रात की जो गुप्त सभाएं होती थी उसमें अंग्रेजों के खिलाफ जो भाषणबाजी होती थी तो कई सिपाही है वो मतलब ज़्यादा आवेश में आ जाते थे। तो 3 मई को कुछ सिपाही वहाँ के एक मतलब लेफ्टिनेंट हुआ करते थे मेचम, लखनऊ में लेफ्टिनेंट थे मेचम, उसके पास चले गए और उस पर अपनी बंदूकें तान दी। तो सिपाहियों ने कहा कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हमारे साथ कोई तुम्हारी जाति दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन तुम अंग्रेज हो और अंग्रेज हमारे देश में इस प्रकार से ये गलत काम कर रहे हैं तो हम तुम्हें मारेंगे। लेकिन वो गिड़गिड़ाता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मेरे मारने से क्या होगा, अगर मुझे मार भी दोगे तो सुबह कोई दूसरा लेफ्टिनेंट लगा दिया जाएगा। ये शासन व्यवस्था की दिक्कतें हैं, मेरी अकेले की कोई इसमें अकेला का कोई हाथ नहीं है कि मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ, ये तो हमारी शासन व्यवस्था इस प्रकार की है। तो सिपाही उस समय ठंडे हो जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। लेफ्टिनेंट मेचम ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको ये सारी सूचना दे दी कि इस प्रकार से सिपाही विद्रोह करने पर उतारू हैं। तो अंग्रेज अफसर चौकन्ने हो गए और हेनरी लॉरेंस ने चालाकी से उस पलटन के हथियार रखवा लिए। जो इन्फेंट्री थी उस पलटन के सभी सैनिकों के हथियार रखवा लिए और उनको हटा दिया। फिर 6 मई को मेरठ में फिर से इस प्रकार की एक इन्फेंट्री के साथ में दिक्कतें आती हैं। उन्हें चर्बी वाले कारतूस देने की कोशिश की गई तो टोटल 90 सैनिक थे उसमें से 85 सैनिकों ने इनकार कर दिया। सिर्फ 5 सैनिकों ने उन कारतूसों को छुआ। बाकियों ने कहा कि हम इन कारतूसों को अपने दांतों से काटकर बंदूकों में लोड नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि उन 85 सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में जब अन्य जो सिपाही शाम को बाजार में गए मेरठ के, तो सारे शहर में खबर फैल चुकी थी। तो काफ़ी सारे लोगों ने ताना दिया, औरतों ने भी ताना दिए कि तुम्हारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तुम यहाँ बाजार में घूम रहे हो। मतलब उनको काफ़ी चिढ़ाया गया कि तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो उन सैनिकों को लगा कि भैया अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो उन सैनिकों ने तैयारी की। उन्होंने कहा कि 31 मई तो काफ़ी दूर है, हमें पहले ही कुछ करना पड़ेगा। तो वो दिल्ली सूचना भेज देते हैं कि दिल्ली वाले अपने अफसरों को सूचना भेज देते हैं, अपने जो भी उनके नेतृत्व करता थे उनके नाम कभी भी सामने नहीं आए, तो उनको सूचना भेज दी अपनी सिपाही पलटनों को कि हम विद्रोह करके दिल्ली आ रहे हैं 10 या 11 तारीख को, हमारा इंतजार करना। तो फिर उन्होंने 10 मई की तारीख चुनी। रविवार का दिन था। अंग्रेज उस दिन चर्च में पूजा वगैरह करते हैं, तो उस टाइम को उन्होंने चुना। शाम की जब सभा हो रही थी, जो प्रार्थना सभा थी उनकी, तो काफ़ी सारे अंग्रेज हैं वो चर्च के अंदर गए हुए थे। तो सिपाहियों ने क्या किया कि अपने जो 85 सिपाही जिनको कैद किया गया था उनको जेलों से छुड़ा लिया, और जेलों से छुड़ाने के बाद में उनको जो भी अंग्रेज मिला उन पर आक्रमण किया और उनको मार दिया। सारे शहर में, मेरठ में खबर फैल गई कि सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया है। और मेरठ के इलाके में, खासतौर से अवध के इलाके की पूरे की बात करें तो वहाँ के नवाब को 1856 में हटाया गया था। पूरा अपनी किताब में डिटेल आएगी। 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को हटाया गया था। उसके बारे में डिटेल में चैप्टर के बीच में बताऊंगा। तो लोग पहले से ही वहाँ पर नाराज थे अंग्रेजों से, तो उन्होंने भी सैनिकों का साथ दिया। जो भी अंग्रेज हाथ में आए उनके उन्होंने मार दिए। और फिर शाम को सिपाहियों का जत्था वहाँ से दिल्ली की ओर निकल गया। तो यहाँ से अपनी स्टोरी शुरू होती है अपने चैप्टर के अंदर कि क्रांति 31 मई को शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही 10 मई को स्टार्ट हो गई। 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई थी, जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के देहात के लोग, देहात का मतलब ग्रामीण इलाकों के लोग, सिपाहियों के साथ जुड़ गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, यानी जहां पर हथियार गोला बारूद रखा हुआ था। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा और उनके बंगलों, साजो सामान को तहस नहस करना, जलाना फूंकना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूटकर तबाह किया जाने लगा। यानी जो भी इमारतें, जो भी दफ्तर अंग्रेजों से संबंधित थे उनको जलाया जाने लगा। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी गई। जो तार सेवा थी जहां से दिल्ली तक सूचना भेजी जा सकती थी उसको काट दिया गया। अंधेरा पसरते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। यह जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंचा। लाल किले में रहते थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। हालांकि उनका कोई रोल रह नहीं गया था, नाम के ही बादशाह थे। और अंग्रेजों ने यह भी घोषणा कर रखी थी कि बहादुर शाह जफर के बाद में मुगल बादशाह को मतलब प्रॉपरली समाप्त कर दिया जाएगा। अभी भी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का कोई रोल नहीं है, दिल्ली में शासन अंग्रेज संभाल रहे हैं। तो ये रमजान का महीना था। मुस्लिम, आप जो इस्लामिक कैलेंडर देखेंगे तो रमजान का महीना था। सुबह सुबह ये 11 मई को लाल किले पर पहुंच जाते हैं सैनिक। मुगल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर और सहरी खाकर उठे थे, यानी सुबह मतलब सूर्य निकलने से पहले जो वो भोजन करते हैं रमजान के महीने जब वो रोजे रखते हैं। उन्हें फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया। जो किले का फाटक था, गेट था उसके ऊपर,
बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मारकर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सुअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था और शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। दिल्ली के लोग भी सिपाहियों के साथ होने लगे थे। बहुत सारे यूरोपियन लोग मारे गए, दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए थे, यानी किसी भी प्रकार के आदाब अर्ज के बगैर वो सीधे पहुंच गए बहादुर शाह जफर के पास। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि अभी भी लोगों के, भारत के लोगों के मन में छवि थी कि मुगलों का शासन था यहाँ पर, और बहादुर शाह जफर का वो सांकेतिक ये मानते थे कि बहादुर शाह जफर 80 साल से ऊपर के हैं, बूढ़े हैं, लेकिन फिर वो चाहते हैं कि मुगल बादशाह का यदि विद्रोह को समर्थन मिल जाता है तो पूरे भारत में लोग हमारे समर्थन में आ जाएंगे। तो सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा न था। हालांकि बहादुर शाह जफर की इच्छा नहीं थी क्रांति का नेतृत्व करने की, लेकिन इतने सारे सिपाहियों को देखकर वो घबरा गए कि यदि मैंने नेतृत्व स्वीकार नहीं किया तो ये मुझे मार डालेंगे। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली। क्यों? क्योंकि अब उन सिपाहियों के सर पर भारत के मुगल सम्राट का हाथ था, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। यहाँ पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल सम्राट हैं, जिनकी शुरुआत बाबर से हुई थी, तो ये अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने क्रांति के नेतृत्व करने का स्वीकार कर लिया और उनके पास कोई चारा भी नहीं था। तो ये 11 मई की बात हो गई। 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है, हालात तेजी से बदलने लगे। गंगा घाटी की छावनियों और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर तेज होने लगे, क्योंकि सभी जगह खबर पहुंच गई कि सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया है और बहादुर शाह जफर ने सिपाहियों को समर्थन दे दिया है। विद्रोह का ढर्रा, कैसे विद्रोह आगे बढ़ा, कैसे चला विद्रोह? यदि इन विद्रोहों को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचते गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम कमोबेश एक जैसा था कि सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों को हाथ लगाने से इनकार कर दिया, अपने अंग्रेज अधिकारियों पर हमले किए और फिर विद्रोह में शामिल हो गए। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए, उससे पहले यहाँ पर फिरंगी शब्द के बारे में बताया गया है। आपने हिंदी फिल्मों में भी देखा होगा कि अंग्रेजों के लिए फिरंगी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ये एक फारसी भाषा का शब्द है जो संभवतः फ्रेंक से निकला है, और फ्रेंक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिससे फ्रांस का नाम पड़ा था। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से भी किया जाता था, यानी खासतौर से अंग्रेजों का और वैसे यूरोपियंस का, जो भी गोरे लोग थे, उनका मजाक उड़ाने के लिए, अपमान करने के लिए उनको फिरंगी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है कि लखनऊ में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हमले में आम लोग भी सिपाहियों के साथ आ जुटते हैं। न सिर्फ सिपाही, आम लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए? सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। अब उस समय कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर मैसेज कर दिया जाए कि हम इतने बजे विद्रोह करेंगे। तो वो विद्रोह अचानक सब जगह विद्रोह कैसे शुरू करना है, तो वो उस इलाके में क्या करते थे, कोई धमाका करते थे, तोप का गोला चलाकर, या जो जैसे युद्ध के पहले जो बिगुल बजाया जाता था वो बिगुल बजाकर, ताकि पूरे इलाके में आवाज पहुंच जाए और सारे सैनिक एक साथ विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया, क्योंकि हथियार जरूरी है विद्रोह करने के लिए। तो पहले उन्होंने हथियारों पर कब्जे किए, सरकारी खजाने को लूटा, क्योंकि पैसे भी जरूरत है। इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों और तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और सारे रिकॉर्ड जलाते चले गए। सभी जगह ऐसा ही हुआ। गोरों से संबंधित हर चीज और हर शख्स हमले का निशाना था। हिंदुओं और मुसलमानों, तमाम लोगों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी होने लगी। मस्जिदों से, मंदिरों से घोषणाएं होने लगी, पर्चे छपने लगे और लोगों से आह्वान किया गया कि इस विद्रोह में शामिल हो और अंग्रेजों के सफाई में मदद दें। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। लखनऊ, कानपुर और बरेली, उत्तर प्रदेश के शहर हैं सारे के सारे, जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे, क्योंकि अंग्रेजों के साथ साथ लोग इन अमीरों के खिलाफ और ये जो बड़े जो भी लोग हैं जो उनको लूटने का काम करते थे, साहूकार जो हैं, महाजन हैं, उनके खिलाफ भी हमले करने लगे। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे कि ये हमारा उत्पीड़न तो करते ही हैं, जबकि साथ साथ ये अंग्रेजों का साथ भी देते हैं, तो उनके पर भी हमले होने लगे। ज़्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूटकर तबाह कर दिए गए।
सिपाहियों की कतारों में हुए इन छिटपुट विद्रोहों ने जल्द ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम अवहेलना होने लगी। यानी अब कोई भी व्यक्ति, अंग्रेजी अधिकारी, अफसर, कर्मचारी, उनका कोई मान सम्मान नहीं करता था और सभी ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। यहाँ से ये जानकारी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। मई जून के महीनों में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्यवाहियों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जगह जगह अंग्रेजों को मारा जा रहा था। तो उनका पहला टारगेट ये था कि अपने आप को बचाया जाए, संगठित हुआ जाए, फिर हमला किया जाए। अंग्रेज अपनी जिंदगी और घर बार बचाने में फंसे हुए थे। जैसा कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा है, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। मई जून में अंग्रेजों के पास कोई जवाब नहीं था। असामान्य समय में सामान्य जीवन, असामान्य समय था। उस दौरान आम लोगों का जीवन कैसा था, क्योंकि ये तो है नहीं कि हर एक व्यक्ति ही क्रांति कर रहा था। विद्रोह के महीनों में शहरों में क्या हुआ, उथल पुथल के दिनों में लोग अपनी जिंदगी कैसे जी रहे थे, सामान्य जीवन किस तरह प्रभावित हुआ। विभिन्न शहरों की रिपोर्टों से पता चलता है कि सामान्य गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई थी। सभी लोग मुश्किल में आ गए थे, क्योंकि खाने पीने की वस्तुओं की भी कमी हो गई थी। दिल्ली उर्दू अखबार में 14 जून 1857 को ये रिपोर्ट छपी और इन रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। दिल्ली उर्दू अखबार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये भारत में उर्दू का दूसरा अखबार था, जिसकी स्थापना 1837 में मौलवी मोहम्मद बाकिर ने की थी। साप्ताहिक अखबार है और उर्दू भाषा का भारत में ये दूसरा अखबार है। तो यहाँ हमें ये भी जान लेना जरूरी है कि उर्दू भाषा का पहला अखबार भारत में कौन सा था। तो पहला उर्दू अखबार था जामे जहानुमा, जिसकी शुरुआत 1822 में कलकत्ता में हरिहर दत्ता ने की थी। तो पहले और दूसरे उर्दू अखबार के बारे में आपको जानकारी होनी आवश्यक है। तो दिल्ली उर्दू अखबार में क्या छपा था? यही हालात सब्जियों और साग के भी हैं। लोग इस बात पर शिकायत कर रहे हैं कि बाजारों में कद्दू और बैंगन तक नहीं मिलते, यानी बाजारों में सब्जियों का अभाव हो गया। आलू और अरबी अगर मिलती भी है तो बासी सड़ी हुई, जैसे कुंजड़ों ने रोक कर रखा हुआ था कि भाई सब्जी बेचने वालों ने जैसे रोक लिया है स्टोरेज में और वो सब्जी आने नहीं दे रहे हैं और जो बासी सब्जी है वो बेच रहे हैं। शहर में स्थित बाग बगीचों से कुछ माल चंद इलाकों तक पहुंच जाता है, लेकिन गरीब और मध्य वर्ग वाले उन्हें देखकर बस होठों पर जीभ फिराकर रह जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो बाग बगीचे हैं वहां से जो फल फ्रूट सब्जियां मिलती हैं वो सब्जियां सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों तक ही पहुंच पाती हैं। यहाँ एक और चीज पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। मामला यह है कि पानी भरने वालों ने पानी भरना बंद कर दिया है। जो खास तबके के लोग थे वो खुद ऐसा काम नहीं करते थे, पानी भरने के लिए वो लोग रखते थे। तो लोगों ने, पानी भरने वाले लोग अब उनको नहीं मिल रहे हैं, तो उच्च वर्ग के लोग भी खुद पानी भरकर ला रहे हैं। शरीफ लोग खुद घड़ों में पानी भरकर लाते हैं और तब जाकर घर में खाना बनता है। हलालखोर हरामखोर हो गए हैं, यानी जो कमा कर खाने वाले, मेहनत करके खाने वाले लोग हैं वो भी हरामखोर हो गए हैं, यानी वो भी अब काम नहीं कर रहे हैं। कई दिनों से बहुत सारे मोहल्लों में कोई आमदनी नहीं हुई है, क्योंकि काम धंधे बंद हो रहे हैं, सब जगह लड़ाइयाँ चल रही हैं। और यही हालात बने रहे तो गंदगी, मौत और बीमारियां शहर की आबो हवा खराब कर देंगी, क्योंकि लोग मारे जा रहे हैं, सफाई शहर में हो नहीं रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, तो बीमारियां फैलने का खतरा भी हो गया है और शहर महामारी की गिरफ्त में आ जाएगा। यहाँ तक कि आसपास के इलाके भी इसकी चपेट में आ जाएंगे, ऐसी आशंका दिल्ली उर्दू अखबार में जताई गई। उसके बाद में है संचार के माध्यम भी, आपस में कनेक्शन कैसे हुआ, कैसे संपर्क किया गया। अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढर्रे में समानता की वजह आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय में निहित थी। भी एक ही तरीका कैसे अपनाया जा रहा है विद्रोहियों द्वारा, सभी जगह इस प्रकार से विद्रोह करके अंग्रेजों का शस्त्रागार लूटे जा रहे हैं, उनके जो दफ्तर वगैरह उन पर हमला किया जा रहा है। तो ये सोची समझी रणनीति है और आपस में पहले ऐसी बातचीत उन्होंने हुई थी। और जैसा कि आगे आएगा कि रात को अधिकारियों की बैठकें होती थी, विभिन्न सिपाही, जो भारतीय सिपाही थे उनमें जो छोटे मोटे अफसर थे उनकी बैठकें होती थी, या उन्होंने समूह में अपने जो नेता चुन रखे थे और वो बातचीत करते थे कि हमें कहाँ कैसे विद्रोह करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। अलग अलग इलाकों में जो छावनियों में भारतीय सिपाही रहा करते थे उन सिपाहियों के बीच में संपर्क जरूर था। जब 7वीं अवध इर्रेगुलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने 48वीं नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है कि 48वीं नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। कि हमने 7वीं अवध, कौन सी इन्फेंट्री के लोग कह रहे हैं, ये कैवेलरी। इन्फेंट्री और कैवेलरी देखिए, इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना है, कैवेलरी का मतलब घुड़सवार सेना है, तो ये आपको अंतर याद रखना है। तो 7वीं अवध कैवेलरी ने कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और वो 48वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को पत्र लिखते हैं और उसमें वो कहते हैं कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए इनका यूज करने से इनकार किया है और अब हम 48वीं नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, कि यानी आपकी कंपनी के, आपकी जो पलटन है उसके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए।
सिपाही या उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लब्बो लुआब ये की, यानी कुल मिलाकर बात यह है कि लोग बस बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे और उसी के बारे में बात कर रहे थे। सिर्फ बगावत और विद्रोह की बातें ही सिपाहियों के बीच हुआ करती थी। सिस्टन और तहसीलदार, ये एक वाकया दिया गया है। विद्रोह और सैनिक अवज्ञा के संदर्भ में सीतापुर, ये उत्तर प्रदेश के इलाकों की बात आएगी। सहारनपुर है, ये भी उत्तर प्रदेश का है। तो वहां के देसी ईसाई पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसवा सिस्टन का अनुभव हमें बहुत कुछ बताता है। वह मजिस्ट्रेट के पास शिष्टाचार वर्ष मिलने सहारनपुर गया हुआ था। सिस्टन हिंदुस्तानी कपड़े पहना था और आलती पालती मारकर बैठा था। इसी बीच बिजनौर का एक मुस्लिम तहसीलदार कमरे में दाखिल हुआ। जब उसे पता चला कि सिस्टन अवध में तैनात है और अवध विद्रोह का केंद्र था वहां पर, तो उसने पूछा कि क्या खबर है, अवध की क्या खबर है और काम कैसा चल रहा है। क्योंकि उसने भारतीय कपड़े पहने थे तो उसने सोचा कि ये भी भारतीयों के पक्ष का ही व्यक्ति है और इससे थोड़ा हालचाल पूछ लेते हैं। सिस्टन ने कहा कि अगर हमें अवध में काम मिलता है तो जनाबे आली को भी पता चल जाएगा कि अवध में हमें कोई काम मिलता है, तो आपको भी पता चल जाएगा। इस पर तहसीलदार ने कहा, भरोसा रखो, इस बार हम कामयाब होंगे, मामला काबिल हाथों में है। यानी तहसीलदार विद्रोहियों का समर्थक है और उसने सोचा कि ये जो व्यक्ति बैठा है ये भी भारतीय विद्रोहियों का समर्थक ही होगा, क्योंकि उसके कपड़े वगैरह भारतीयों जैसे ही थे। तो उसने गलत समझा उसको और उसने बताया कि अब की बार जो विद्रोह की नेतृत्व है वो सही हाथों में और हम कामयाब होंगे। बाद में पता चला कि ये तहसीलदार बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता था और वो सिस्टन को भी क्या समझ रहा था कि ये भारतीयों का समर्थक होगा, इसलिए उसने इस प्रकार की बात उसके सामने की। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भारतीय लोग जुड़े हुए थे और विद्रोह में सहायता कर रहे थे। विद्रोहों की बनावट और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोहों में एक योजना और समन्वय था, यानी कोई योजना और आपस में उनमें जुड़ाव जरूर था, उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। ये योजनाएं कैसे बनाई गई, योजनाकार कौन थे, यानी विद्रोह की योजना किसने बनाई, कैसे बनाई। मौजूदा दस्तावेजों के आधार पर इन सवालों के सीधे सीधे जवाब देना कठिन है कि यानी विद्रोह कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, ये योजना कौन बना रहे थे, कौन थे उसके नेता, उसके बारे में एकदम सही जवाब बिल्कुल भी किसी के पास नहीं है। फिर भी एक घटना इस बारे में कुछ सुराग जरूर देती है कि ये विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे थे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। ये याद रखना आपको क्वेश्चन कि अवध मिलिट्री पुलिस का कैप्टन कौन था, हियरसे। इसका आगे पहले भी मैंने जिक्र बताया आपको। जहां कैप्टन हियरसे तैनात था वहां 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। नेटिव का मतलब देशी और इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना। तो 41वीं देशी पैदल सेना वहां पर तैनात थी, कैप्टन हियरसे जहां पर तैनात था। इन्फेंट्री की दलील थी कि क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को खत्म कर चुके हैं, इसलिए अवध की मिलिट्री का फर्ज बनता है कि या तो वे हियरसे को मौत की नींद सुला दे या उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दे। यानी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री ने कहा कि हमने तो अपने सारे अधिकारियों को मार दिया है, अब हियरसे को मारना है, तो या तो इसकी सुरक्षा में जो मिलिट्री पुलिस है अवध की वो इनको मार दे या इसको पकड़कर हमें सौंप दे। तो अवध की मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाए कि किस प्रकार से हियरसे को मौत के घाट उतारा जाए। इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बॉल ने लिखा है कि ये पंचायतें रात को कानपुर की सिपाही लाइनों में जुड़ती थी, जहां पर सिपाही रहा करते थे। उन सिपाही लाइनों में, पुलिस लाइन्स के अंदर रात को बैठकें होती थी और उसमें ऐसी रणनीतियां बनाई जाती थी। इसका मतलब है कि ये सामूहिक रूप से कुछ फैसले जरूर लिए जा रहे थे कि विद्रोह में क्या करना है, आगे कैसे चलाना है, इसके बारे में लोग समूह में उनके कुछ नेता चुने हुए थे, वो बात जरूर करते थे और फिर फैसले लेते थे। क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी और क्योंकि उनमें बहुत सारे प्राय एक ही जाति के होते थे, इसलिए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे। ये सिपाही अपने विद्रोह के कर्ता धर्ता खुद ही थे। हो सकता है उनका वो एक सर्वमान्य नेता नहीं हो, लेकिन ये सिपाही जहां पर रहते थे पुलिस लाइन्स में, वहां पर वे विद्रोह के बारे में चर्चा करते थे और रणनीतियां बनाते थे। आगे देखिए, नेता और अनुयायी, यानी इस विद्रोह का अलग अलग इलाकों में नेतृत्व किसने किया। जैसे यहाँ पर आपने ये चित्र हमेशा ही आपने देखा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, तो इन्होंने झांसी के इलाके में नेतृत्व किया, या इसके अलावा नाना साहिब ने नेतृत्व किया, या और भी बहुत सारे हैं, जैसे कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया, लखनऊ में बिरजिस कद्र ने नेतृत्व किया, या और शाहमल ने नेतृत्व किया, ये एक जो मौलवी हैं उन्होंने नेतृत्व किया। तो ऐसे जो भी अपने 12th की बुक में आएंगे वो हम ध्यान से पढ़ेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का एक चित्र यहाँ पर दिया गया है, ये नाना साहिब का चित्र दिया गया है। 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहिब भागकर नेपाल चले गए। उनके भागने की घटना को नाना साहिब के साहस और बहादुरी की कहानी का हिस्सा बताया जाता है। देखिए, युद्ध से भाग जाना वैसे कायरता होती है, लेकिन ये नाना साहिब क्या है, अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए आंदोलन चला रहे थे, विद्रोह कर रहे थे।
और जब विद्रोह असफल होने लगा तो ये वहां से भागकर नेपाल चले गए। तो उनके भागने की घटना को भी भारतीय इतिहास में साहस को और बहादुरी का परिचय के रूप में, बहादुरी की घटना के रूप में देखा जाता है। अब यहाँ कुछ जानकारियां हम देख लेते हैं। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी थे, क्योंकि बिना नेतृत्व के कोई भी विद्रोह है वो सफल नहीं हो सकता। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे, यानी वो राजा, वो नवाब, वो रानी जो अंग्रेजों से पहले शासन संभालते थे, जिनका शासन अंग्रेजों ने छीन लिया, ऐसे लोगों के पास विद्रोही गए अपना नेतृत्व स्वीकार करवाने के लिए कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, आपके नेतृत्व में हम ये विद्रोह करेंगे। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किए उनमें से एक ये था कि वे फौरन दिल्ली गए, क्योंकि मेरठ के सिपाहियों को पता था कि हमें मुगल बादशाह की जरूरत पड़ेगी और मुगल बादशाह का नाम हमारे साथ में होगा, कि उनका समर्थन है विद्रोह को, तो ज़्यादा लोग उसके से जुड़ पाएंगे। क्योंकि जब तक लोगों को ये विश्वास नहीं होगा कि विद्रोह थोड़ा सफल हो सकता है, उससे के साथ अच्छे नेता या बड़े जो राजा वगैरह हैं वो जुड़े हुए हैं, तो लोग जल्दी से साथ में आएंगे नहीं, क्योंकि वो भी अंग्रेजों से डरते हैं, आम लोग भी। उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त की, लेकिन इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में भी वक्त लगा। बहादुर शाह इस खबर पर भयभीत और बेचैन दिखाई दिए, क्योंकि उन्होंने शासन तो कई दिनों से छोड़ ही रखा था, सिर्फ नाम मात्र के बादशाह थे वो। बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कुछ सिपाही शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुगल दरबार में जा घुसे और बहादुर शाह के पास वाकई कोई चारा नहीं बचा था। तब बहादुर शाह ने कहा कि देखिए, मैं बूढ़ा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपका नेतृत्व स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन मैं लड़ाई लड़ने के योग्य तो अब नहीं हूं। लेकिन विद्रोही नेताओं को इतना ही चाहिए था कि उनको एक नाम चाहिए था कि हमारे सर पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का हाथ है। अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमाने पर ही सही इसी तरह के दृश्य घट चुके थे। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था, यानी उसके पीछे ही पड़ गए कि आपको हमारा नेतृत्व करना होगा, तो उनको स्वीकार करना पड़ा। झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। आम जनता ने बगावत कर दी अंग्रेजों के खिलाफ, तो रानी लक्ष्मीबाई के पास भी कोई चारा नहीं बचा और उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई का जो राज्य है वो पहले छीन लिया गया था, क्योंकि उनके पति की कोई संतान नहीं थी, और जो गोद लिया हुआ बेटा था वो डलहौजी की नीति थी, गोद निषेध नीति, या उसको आप व्यपगत का सिद्धांत कह सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यदि किसी राजा की संतान नहीं है, उससे पहले यदि वो मर जाता है, तो गोद लिए हुए बेटे को शासन नहीं दिया जाएगा, वो राज्य अंग्रेज अपने कब्जे में कर लेंगे। तो इस प्रकार से झांसी को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया था। तो विद्रोही हैं वो रानी के पास गए कि हमारा नेतृत्व स्वीकार कीजिए। लेकिन कुछ पुस्तकों में ऐसा लिखा जाता है कि रानी नेतृत्व स्वीकार करने की इच्छा नहीं रखती थी, लेकिन विद्रोहियों के दबाव में उनको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा। ऐसा ही कुछ यहाँ पर अपनी पुस्तक में बताया गया है। कुछ ऐसी स्थिति बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की थी। उनकी उम्र भी काफ़ी थी, 80 के करीब। उनको भी विद्रोह को स्वीकार करना पड़ा, विद्रोह का नेतृत्व करना स्वीकार करना पड़ा। अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने और उनके राज्य पर कब्जा कर लेने की यादें लोगों के जहन में अभी भी ताजा थी, क्योंकि 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया था। अंग्रेजों ने आरोप क्या लगाया कि वो ठीक तरीके से शासन नहीं संभाल पा रहे हैं। भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया। उनकी एक पत्नी थी बेगम हजरत महल, और उनका एक बेटा है बेगम हजरत महल और वाजिद अली शाह का बिरजिस कद्र। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। तो नवाब के युवा बेटे बिरजिस कद्र को उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया। तो कई बार पहले पुस्तकों में ये लिखा हुआ था कि लखनऊ में नेतृत्व किसने किया, उसका उत्तर बेगम हजरत महल माना जाता था। लेकिन लखनऊ में विद्रोह का नेता किसको मानेंगे आप? बिरजिस कद्र को मानेंगे। उत्तर प्रदेश की पीछे 2 परीक्षाओं में यह प्रश्न आ चुका है और उसका उत्तर बिरजिस कद्र ही माना गया है। ये बेगम हजरत महल और अवध के नवाब वाजिद अली शाह के बेटे हैं। तो लखनऊ में नेता ये हो गए। हालांकि बेगम हजरत महल बिल्कुल सक्रिय रूप से वहां पर नेतृत्व कर रही है, लेकिन नाम बिरजिस कद्र का ही माना जाएगा। सभी जगहों पर नेता दरबारों से जुड़े व्यक्ति, रानियां, राजा, नवाब, तालुकदार नहीं थे। अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों एवं महिलाओं के जरिए और कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था। भाई हर इलाके में तो उनको नेतृत्व करने के लिए राजा या जमींदार नहीं मिले या नवाब नहीं मिले, तो कई जगह पर धार्मिक लोगों ने भी नेतृत्व किया। मेरठ से इस आशय की खबरें आ रही थी कि वहां हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया था, जिससे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। तो ऐसा अंदेशा था कि वो फकीर है, वो विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे हैं। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज्य को नेस्तनाबूद करने की अलग जगह रहे थे। बहुत सारे जो फकीर हैं, मौलवी हैं, वो ये
लोगों को समझा रहे थे कि अंग्रेजों का हटाना है और इस विद्रोह में सबको साथ आना है। अन्य स्थानों पर किसानों, जमींदारों और आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ चुके थे, जो पहले हो सकता है नवाब, जमींदार नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने इलाके के लोगों का नेतृत्व किया और विद्रोह को सहारा दिया। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगना के गांव वालों को संगठित किया, उनका नेतृत्व किया। इसके आगे काफी विवरण भी दिया गया है अगले पेज पर। छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। तो छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम इलाके में नेतृत्व किसने किया? गोनू ने। 1857 के दो विद्रोहियों के बारे में विस्तार से चर्चा दी गई है। एक तो शाहमल है और एक है मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिनको डंका शाह भी कहा जाता था। तो शाहमल, इसको मिटा देता हूं मैं। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। वह एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे जो 84 देश में फैला हुआ था। यानी 84 देश का मतलब यहाँ पर गांव है, 84 गांव में फैला हुआ था। इस इलाके की जमीन सिंचाई की सुविधाओं से लैस और उपजाऊ थी, यानी वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध थे और उपजाऊ जमीन थी, तो काफी अच्छी उपज हुआ करती थी। यहाँ की मिट्टी काली नम थी। बहुत सारे ग्रामीण संपन्न थे और लोग ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को दमनकारी मानते थे। लगान की दर ज्यादा और वसूली सख्त थी, यानी यदि फसल खराब हो जाती थी तो भी उनको कोई भी राहत नहीं दी जाती थी। नतीजा यह था कि किसानों की जमीन बाहरी लोगों के हाथ में जा रही थी, यानी समय पर यदि वो लगान नहीं चुका पाते हैं तो उनको उधार लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है तो उधार समय पर नहीं चुकाने पर महाजन और साहूकार उनकी जमीन कब्जा लेते थे। इलाके में आने वाले व्यापारी और महाजन जमीन पर कब्जा करते जा रहे थे, तो लोग नाराज थे। शाहमल ने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया, किसानों को, मुखियाओं को, उन 84 गांवों के लोगों को इकट्ठा किया। इसके लिए उन्होंने रात के साये में गांव-गांव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार किया। बहुत सारे दूसरे स्थानों पर की तरह यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन एक व्यापक विद्रोह में तब्दील हो गया। अब विरोध उत्पीड़न और अन्याय के तमाम चिन्हों के खिलाफ होने लगा, यानी सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं, जो भी आम लोगों का, किसानों का, काश्तकारों का उत्पीड़न करते थे उनके खिलाफ भी विद्रोह, यानी जो अमीर व्यक्ति हैं, व्यापारी हैं, महाजन हैं, जो किसानों का, आम लोगों का खून चूसते थे, उनके खिलाफ भी हमले होने लगे। किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े और महाजनों और व्यापारियों के घर बार लूटने लगे। बेदखल भूस्वामियों ने छिन चुकी जमीनों पर दोबारा कब्जा कर लिया। जो उनकी जमीनें व्यापारियों, महाजनों ने कब्जा कर ली थी, वो वापस अपनी जमीनों पर लौटाए और अपनी जमीन पर खेती करने लगे। शाहमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, नदी का पुल ध्वस्त कर दिया और पक्की सड़कों को खोद डाला। क्यों? इसके दो कारण थे। एक वजह तो ये थी कि वे सरकारी फौजों का रास्ता रोकना चाहते थे कि वो पुलों के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से यहाँ पर विद्रोह को दबाने के लिए न आ पाए। दूसरी वजह यह थी कि पुलों और सड़कों को ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता था कि अंग्रेजों ने बनाई है और वो सभी ब्रिटिश निशानों को मिटा देना चाहते थे। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाई, यानी खाने पीने की सामग्री पहुंचाई उन्होंने, और ब्रिटिश हेडक्वार्टर व मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार बंद कर दिया। जो टेलीग्राफ वगैरह की लाइनें हैं वो काट दी गई, तार काट दिए गए, ताकि उनमें आपस में संपर्क स्थापित न हो सके। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले, जैसे हमने बंगाल के जमींदारों के बारे में जब पढ़ा था पिछले चैप्टर में, तो हमने देखा था कि वहाँ के जमींदारों को राजा कहा जाता था, तो यहाँ पर वो राजा कहलाते थे। तो शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला और उसे न्याय भवन का नाम दिया, यानी शासन संभालने लगे शाहमल उस इलाके में, और अंग्रेजों के एक बड़े भवन पर कब्जा करके वहाँ को उस भवन का नाम दे दिया न्याय भवन, और वहीं से झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगे। यानी अब अंग्रेज, कचहरी, कोर्ट, पुलिस सब समाप्त हो चुकी है वहाँ पर, और वहाँ पर फैसले करना, न्याय करना, सारे जो काम हैं वो कुछ महीने तक शाहमल ने किए। उन्होंने गुप्तचरी का भी हैरतअंगेज नेटवर्क स्थापित कर लिया कि सूचनाएं उनको मिलती रहे, कहाँ विद्रोह है, कहाँ अंग्रेज आ रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक जासूसी नेटवर्क भी स्थापित किया। कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि फिरंगी राज खत्म हो चुका है और उनका राज आ गया है। देखिए, दिक्कत यह है कि अंग्रेजों के खिलाफ जब लोग उठ खड़े हुए, तो आज की तरह तो है नहीं टेक्नोलॉजी कि खबरें आ जाती हैं तुरंत कि कहाँ पर विद्रोह है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर दबा दिया, कहाँ पर अंग्रेज मजबूत है। उस इलाके के अंदर सारा सिस्टम शाहमल ने संभाल लिया और अंग्रेज वहाँ से खदेड़ दिए गए। तो वहाँ के आसपास के इलाके के लोगों को लगा कि अंग्रेजों का राज अब खत्म हो चुका है। लेकिन अंग्रेजों का राज खत्म नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने जवाबी कार्रवाई की और जुलाई 1857 को शाहमल को युद्ध में उन्होंने मार गिराया। तो इस प्रकार से बड़ौत परगना में शाहमल के रूप में जो एक विद्रोहियों के नेता थे वो मारे गए। मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। हैदराबाद में शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी और काफ़ी कम उम्र में ही ये धर्म का प्रचार करने वाले उपदेशक बन गए थे।
1856 में उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते और लोगों का विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था। यानी विद्रोह 1857 की क्रांति से पिछले साल भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों से आह्वान किया था कि अंग्रेजों को खदेड़ना है यहाँ पर और इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। वे एक पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे ढोल और उनके पीछे समर्थक होते थे, इसलिए लोग उन्हें डंका शाह कहने लगे थे, क्योंकि जहां पर भी वो जाते थे ढोल मंजीरे उनके आसपास बजते रहते थे। ब्रिटिश अफसर इस बात से परेशान थे कि मौलवी के साथ हजारों लोग जुट रहे हैं और बहुत सारे मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे थे कि ये ईश्वर के दूत हैं और समझते थे कि वे इस्लाम के आदर्शों से ओतप्रोत हैं। जब 1856 में वे लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी देसी पैदल सेना के सिपाहियों ने अपना नेता चुन लिया। उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में, चिन्हाट, बैटल ऑफ चिन्हाट, चिन्हाट यूपी में, लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक इलाका है। चिन्हाट में युद्ध हुआ था 30 जून 1857 को, जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी। यानी हेनरी लॉरेंस की अगुवाई में अंग्रेज सैनिक लड़े और दूसरी तरफ भारतीय जो विद्रोही हैं वो लड़े। मौलवी अहमदुल्ला साहब उनका नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेजों की उस युद्ध में हार हुई। मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। बहुत सारे लोग ये भी मानते थे कि उनको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उनको धार्मिक व्यक्ति माना जाता था कि अल्लाह का इनके सर पर हाथ है तो उनको कोई हरा नहीं सकता। तो इसलिए भी लोग उनके समर्थन में ज़्यादा थे। उनके पास जादुई शक्तियां हैं और अंग्रेज उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते, ऐसा लोग मानते थे। काफ़ी हद तक इसी विश्वास के कारण उन्हें लोगों में इतना अधिकार प्राप्त था। यानी लोगों पर उनकी पकड़ इसीलिए थी क्योंकि लोग उनको एक दैवीय पुरुष समझते थे कि उनके पास अद्वितीय शक्तियां हैं और उनको कोई हरा नहीं सकता। अफवाहें और भविष्यवाणियां। इस तरह की अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था ताकि लोग विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जैसा कि हमने पीछे देखा, मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया था जिन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था। पहले ही पेज पर हमने पढ़ा, मेरठ से आकर सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को वही बात बताई कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उनका कहना था कि अगर वे इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। तो ये आपको याद रखना है, कौन सी नई राइफलें आई थी जिनमें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस लगाए जाने थे। तो उस नई राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल, वो बंदूक थी एनफील्ड। अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग की तरह फैलती चली गई। सभी जगह सिपाहियों के बाद से खबर पहुंच गई कि यहाँ पर जो कारतूस हैं उनमें गाय की और सुअर की चर्बी लगी हुई है। इस अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता है कि अफवाह शुरू कहाँ से हुई। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दमदम स्थित शस्त्रागार में काम करने वाले नीची जाति के एक खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था, लेकिन ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खलासी ने जवाब दिया कि जल्द ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट वैसे भी होने वाली है। या तुम्हारे वो मतलब ब्राह्मण अपने आप को उप जाति का समझता था, वो खलासी नीची जाति का था, तो इसलिए उसने उसको पानी नहीं पीने दिया। लेकिन वो खलासी बोला कि तुम्हारी जाति तो वैसे भी भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। तो वहां से फैलते फैलते वो बात सभी जगह सभी छावनियों में फैल गई। इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक बार यह अफवाह फैलना शुरू हुई तो अंग्रेज अफसरों के तमाम आश्वासनों के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा सका और इसने सिपाहियों में एक गहरा गुस्सा पैदा कर दिया। हो सकता है ये रिपोर्ट सही नहीं हो, लेकिन इस प्रकार की अफवाहें फैलती ही चली गई और उसकी अफवाह में यदि हम दूसरी किताबों में पढ़ें तो ऐसा माना जा सकता है कि जरूर उन कारतूसों में किसी न किसी, चाहे गाय की हो चाहे सुअर की हो, कुछ मात्रा में चर्बी जानवरों के मांस की जरूर मिलाई गई थी। वो सिर्फ अफवाह नहीं थी, वास्तव में उसमें चर्बी मिलाई गई थी। 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यही एक अफवाह नहीं थी, यानी और भी बहुत सारी अफवाहें थी। यह अफवाह भी जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रच ली है। अफवाह फैलाने वालों का कहना था कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। शहरों और छावनियों में सिपाहियों और आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया। चारों तरफ इस आशय का भय और शक बना हुआ था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। तो ये अफवाहें फैल गई। यह बेचैनी बहुत तेजी से फैली। ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने के लिए झंझोड़ा।
किसी बड़ी कार्रवाई का आह्वान को इस भविष्यवाणी से और बल मिला कि प्लासी के जंग की 100 साल पूरा होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा, क्योंकि जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अफवाहें फैल रही थी कि गाय और सूअर की जो हड्डियां हैं उसका चूरा आटे में मिलाया जा रहा है। फिर किसी ने यह भी अफवाह फैला दी कि 1757 से 1857 तक 100 साल पूरे हो जाएंगे, और ऐसा कहा जा रहा है, भविष्यवाणी कर दी कि 100 साल अंग्रेजों के पूरे होते ही उनको भारत छोड़ना पड़ेगा, उनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। तो ये भी मतलब लोग इन अफवाहों के कारण एक तो उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, दूसरा उन्हें यह भी लगा कि भाई 100 साल वाली हो सकता है वास्तव में अंग्रेज इसी भविष्यवाणी कोई मौलवी या पंडित वगैरह पुरोहित वगैरह कर रहे हैं तो जरूर मतलब समाप्त हो जाएगा। तो लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। बात सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों से गांव-गांव में चपातियां बांटने की भी रिपोर्ट आ रही थी कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश दे जाता था, और यह सिलसिला यूं ही चलता जाता था। चपातियां बांटने का मतलब और मकसद न उस समय स्पष्ट था न आज स्पष्ट है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लोग किसी आने वाली उथल पुथल का इसे संकेत मान रहे थे। कि वहां पर आज तक भी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि वास्तव में क्रांति का ये कोई संकेत था क्या, कि एक कोई व्यक्ति है वो दूसरे गांव में जाता है चपातियां लेकर, उनको भी कहता है कि और चपातियां बनाइए और अगले गांव में बांटिए और ऐसे गांव में बांटते रहिए। तो लोगों को लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, कोई क्रांति होने वाली है। लेकिन ये 1857 की क्रांति से संबंध था या किसी और कोई कारण था, ये पूरी तरीके से आज तक भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब अफवाहें तो फैल रही थी, लेकिन लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे? उनका एक कारण था कि जैसे 1800, ये बात मैं आपको बताता हूं, पहले 1820 के दशक से ही अंग्रेजों द्वारा जो नीतियां अपनाई गई, जैसे आप अंग्रेज लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल थे अंग्रेजों के, उन्होंने कुछ जैसे सती प्रथा, राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो भारतीय में बहुत सारे समुदाय ऐसे भी मानते थे कि यह हमारी संस्कृति पर हमला है। फिर विधवाओं के विवाह का मामला आया। विधवाओं को विवाह की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन अंग्रेजों ने वैसे कानून बनाने शुरू कर दिए। इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें थीं, जैसे भाषा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया, या शिशु हत्या, कई जो छोटी बच्चियों को मार दिया जाता था, वो भी भारत के कुछ समाजों में प्रचलित थी। तो इस प्रकार की, हालांकि आज हम देखें तो ये अनैतिक बातें थी और ऐसी बातें बंद होनी चाहिए, लेकिन लोगों को ये लगा कि अंग्रेज अपने नियम कानून थोप रहे हैं और भारत की संस्कृति पर हमला कर रहे हैं, भारत की जो परंपराएं हैं उनको नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोगों में 1820 के दशक से ही, तो क्रांति तो 1857 में हुई है, ये 1828-29 में आपने देखा कि सती प्रथा वाला कानून बन गया। तो पिछले 20-30 सालों से लोग देख रहे थे कि भारतीयों की संस्कृतियों से जुड़े कई परंपराओं को अंग्रेज बंद करवा रहे हैं। तो उनको लग रहा था कि अंग्रेज भारतीय जो धर्म है, संस्कृति है, उस पर हमला कर रहे हैं और लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। तो इसके कारण लोग अफवाहों में विश्वास कर रहे थे। इतिहास में अफवाहों और भविष्यवाणियों की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझा जा सकता कि वे वाकई में सच थी या नहीं, यानी अफवाह सच है या नहीं ये नहीं देखा जाता, अफवाह का असर कितना हुआ वो देखा जाता है। हमें देखना यह चाहिए कि उन पर यकीन कर रहे थे, उनकी मानसिकता के बारे में इनसे क्या पता चलता है। ये अफवाहें और भविष्यवाणियां उनके भय, उनकी आशंकाओं, उनके विश्वासों और उनकी प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या बताती हैं। जो लोग इन अफवाहों को सच मान रहे थे उसके बारे में ये बात है। अफवाह तभी फैलती है जब उसमें लोगों के जहन में गहरे दबे डर और संदेह की अनुगूंज सुनाई देती है, यानी जब लोग किसी अफवाह से रिलेट कर पाते हैं, अपने आप को जोड़कर देख पाते हैं, तभी वो उस अफवाह को सच मानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति भूतों को मानता ही नहीं है, उसे आप बताएं कि फलाने मोड़ पर या फलानी सड़क पर भूत है, तो वो उस बात पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन पहले से लोगों को ये लगे कि वहां पर भूत हो सकता है, और फिर कोई व्यक्ति आकर कह दे कि मैंने वहां पर भूत देखा है, तो लोगों को, वो चाहे वो अफवाह ही हो, लोगों के मन में विश्वास बैठ जाएगा कि वहां भाई जरूर भूत हो सकता है। तो 1820 के दशक से ही इस प्रकार की जो कानून अंग्रेज बना रहे थे, तो उससे लोगों को लगा कि हाँ सही बात है, अंग्रेज भारतीयों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए, भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए, भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो तब उनको जो आटे में हड्डियों का चूर्ण मिलाने वाली बातें हैं या इस प्रकार की जो अफवाहें हैं वो सच लगने लगी। अगर 1857 की इन अफवाहों को 1820 के दशक से अंग्रेजों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के संदर्भ में देखा जाए तो उनका मतलब ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम होगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में उसी समय से ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरीके की नीतियाँ लागू कर रही थी। जैसे मैंने आपको सती प्रथा का, विधवा विवाह का उदाहरण दिया। भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए थे, जिनमें अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाने लगा।
जिसमें पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं लिबरल आर्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए 1829 और हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाए थे। तो भारतीयों को लगा कि यह भारतीय संस्कृति पर हमला है, सभी को नहीं लेकिन अधिकांश को। शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित कर देने, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी ने नीति बनाई थी कि यदि किसी राजा के संतान नहीं है तो वो गोद लेकर अपना राज्य उसको नहीं दे सकता। राजा की मृत्यु तक यदि उसकी खुद की कोई संतान नहीं है तो उसकी मृत्यु के बाद में वो राज्य अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगा। तो दत्तकता को अवैध यानी गोद लेने को अवैध घोषित कर दिया कि गोद लिया हुआ राजा का बेटा नहीं माना जाएगा। या शासकीय दुर्बलता या भ्रष्टाचार कुशासन के आरोप में जैसे अवध के नवाब को हटाया गया, तो ऐसे वो हड़प रहे थे भारतीय राज्यों को कोई ना कोई नीति बनाकर। तो डलहौजी वाली जो नीति है, हालांकि 1857 के बाद में वो नीति अंग्रेजों ने बंद की और बाद में उन्होंने इस प्रकार से भारतीय राजाओं के सहयोग से ही शासन चलाने शुरू कर दिए। जो और इलाके थे जहां पर भारतीय राजा थे उनके साथ संधि करके, मतलब उनके राज्यों को हड़पने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि ये राजा हमारे काम आएंगे, क्योंकि 1857 की क्रांति के दौरान भी बहुत से भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो उन्होंने कहा कि भारतीय शासकों का सहयोग हमें जरूरी है, तो इन्हें नाम मात्र के शासक बने रहने देना चाहिए। तो शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित कर देना, यह काम किसने किया था? डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने। तो इन बहानों के जरिए अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी और सतारा जैसी बहुत सारी दूसरी रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया था। बहुत सारी जो रियासतें थी वो तो ऐसी थी जिसमें राजा के कोई पुत्र नहीं था मृत्यु तक, तो वो उन्होंने अपने कब्जे में ले ली। जैसे झांसी की रानी का मैंने उदाहरण बताया, सतारा का अपनी किताब में उदाहरण दे रखा है, और भी काफ़ी सारे हैं। और अवध को मतलब सही तरीके से शासन न करने का आरोप लगाकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया। जैसे ही ऐसी कोई रियासत या इलाका उनके कब्जे में आता था, वहां अंग्रेज अपने ढंग की शासन व्यवस्था, अपने कानून, भूमि विवादों के निपटारे की अपनी पद्धति और भू राजस्व वसूली की अपनी व्यवस्था लागू कर देते थे। यानी वहां के नवाब और राजा को हटाकर अपने तौर तरीके, अपने नियम, अपने कानून, अपनी भू राजस्व व्यवस्था, टैक्स इकट्ठा करने का सिस्टम, सब कुछ अपना लागू कर देते थे। उत्तर भारत के लोगों पर इन सब कार्यवाहियों का गहरा असर हुआ। भले ही राजा नवाब उनसे टैक्स लिया करते थे, लेकिन फिर भी वो उनको अपने लोग लगते थे, जबकि अंग्रेज उनको पराये लगते थे। लोगों को लगता था कि वे अब तक जिन चीज़ों की कद्र करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे राजे रजवाड़े हों, चाहे राज परिवार से संबंधित बातें हों, जो राजा हैं नवाब हैं वो हों, चाहे सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हों, भूस्वामित्व हो यानी ज़मीन पर उनका मालिकाना हक हो, लगान अदायगी की प्रणाली हो, उन सबको खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही थी जो ज़्यादा हृदयहीन, पराई और दमनकारी थी। यानी लोग ये समझ रहे थे कि राजा लोग, नवाब लोग, बादशाह भी हमसे टैक्स लिया करते थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज उनकी तुलना में ज़्यादा हृदयहीन है। यानी बुरी परिस्थितियों में भी वो लगान माफ़ नहीं करते हैं और वो ज़्यादा दमन का सहारा लेते हैं, और उनके टैक्स भी हमारे नवाबों से, हमारे राजाओं से ज़्यादा होते हैं। इस सोच को ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों से भी बल मिल रहा था, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था, क्योंकि ईसाई प्रचारक ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे और धर्म परिवर्तन की वो कोशिश करते रहते थे, तो लोगों को लगा कि इससे हमारा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको ये लगा कि हमारा धर्म खतरे में आ सकता है। ऐसे अनिश्चित हालात में अफवाहें रातों रात फैलने लगती थी। सन 1857 के विद्रोह के आधार का विस्तार से पता लगाने के लिए आइए अवध का जरा नज़दीकी से अध्ययन कीजिए। अवध 1857 के इस भव्य नाटक का बड़ा केंद्र था। अवध 1857 की क्रांति का एक बड़ा केंद्र है, और नवाब वाजिद अली शाह के हटाने के कारण परिस्थितियां वहां पर ज़्यादा गंभीर थी, क्योंकि 1856 में हटाया था उनको, 1857 में क्रांति हुई थी। तो लोगों के मन में वो याद ताज़ा थी कि किस प्रकार से, क्योंकि अवध का नवाब को मतलब विलासी नवाब था, ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखता था, लेकिन फिर भी लोगों में वो लोकप्रिय था। और जब अवध का नवाब को हटाया गया और उसको कलकत्ता भेजा गया, तो लोग उसके पीछे रोते रोते कानपुर तक चले गए थे। तो लोकप्रिय था नवाब, अंग्रेजों की तुलना में तो काफ़ी लोकप्रिय था। अंग्रेजों को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे लोग। तो अवध में विद्रोह के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लगभग 12वीं की लगभग किताबों का चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। ये लास्ट किताब है जिसको मैं जल्द ही कंप्लीट करवा दूंगा। धन्यवाद।